व्यक्ति जेल में था और उसे अनयूजुअल पेन हो रहा था। जेल अथॉरिटी को बताया गया पर उन्होंने समय पर ध्यान नहीं दिया। तब इस व्यक्ति ने अपने मेडिकल सेंस का इस्तेमाल करके अपने लिए सॉर्बिट्रेट मांग लिया, जिससे कि वो कुछ समय तक सरवाइव कर पाई। जिस समय उसे दर्द हो रहा था उसके बाद वो लगभग 4 घंटे और सरवाइव कर पाया। इस बीच जेल अथॉरिटी ने कहा कि चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक उस व्यक्ति को जेल से अस्पताल तक ले जाने के लिए किसी साधन की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि उसे पैदल चलाकर ले जाया गया। फाइनली वो इस दुनिया से पास आउट हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। आज वही कहानी लेकर हम आपके पास आए हैं। अगर आप उस व्यक्ति का नाम अभी तक गैस नहीं कर पाए हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की। This whole scam or whatever you call irregularities has been not committed by any one person or any one group of persons. It is the whole business. 1 नवंबर साल 1991 के टाइम पीरियड में देश में नरसिम्हा राव सरकार रूल कर रही थी। देश की गिरती हुई इकोनॉमी सरकार के गले में किसी कसते हुए फंदे की तरह झूल रही थी। इस इमरजेंसी के सिचुएशन में नरसिम्हा राव ने एक व्यक्ति का नंबर डायल किया और उसे इमरजेंसी बेसिस पर दिल्ली बुलाया। बंद दरवाजे के पीछे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड की गई। इस मीटिंग में भारतीय टेलीकॉम के प्रमोटर सुनील मित्तल शामिल थे। उनके पिता सतपाल मित्तल पीएम नरसिम्हा राव के बहुत गहरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 3 नवंबर रविवार को वो व्यक्ति जिसे फोन करके बुलाया गया था वो अपने भाई के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और उसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। 4 नवंबर 1991 को ठीक धनतेरस के दिन इस मीटिंग को रखा गया था। जो सीक्रेट पीएम के द्वारा रिवील किया गया वो ये था कि उस समय देश में केवल 7 दिन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में देश की गिरती हुई इकोनॉमी सरकार के गले में कसते हुए फंदे की तरह झूल रही थी। जानकारी देते हुए नरसिंह राव ने कहा कि हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह इस सिचुएशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में आपका दखल ज्यादा कारगर होगा क्योंकि शेयर मार्केट पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है। लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात मानते भी हैं। कुल मिलाकर शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बुलिश होने का एक अलग ही मतलब है और कहीं ना कहीं मिस्टर पीएम उसे सामने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे थे कि वो अपने कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों से ट्रेडिंग के मामले में बुलिश रहने के लिए कहे। मिस्टर पीएम की बात को एडमायर करते हुए उस व्यक्ति ने वही किया जो उन्होंने कहा था और उसकी वजह से शेयर मार्केट का सेंसेक्स जो उस समय 1400 तक पहुंच गया था वो 4487 तक पहुंच गया। धनतेरस के इंपॉर्टेंट दिन हुई इस मीटिंग का नतीजा देश की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहा, लेकिन आगे चलकर सिस्टम ने इस व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस व्यक्ति के कुछ टाइम पीरियड की जब यह व्यक्ति एक आम इंसान हुआ करता था। 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट के पनेल मोटी में हुआ था। उनकी फैमिली में परंपरागत रूप से व्यवसाय होता था। हर्षद का बचपन मुंबई के कांदीवली में बीता। इसके बाद उनका परिवार रायपुर के मोदहापारा गुरु नानक चौक में आकर रहने लगा। मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री लेने के बाद हर्षद आने वाले 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। उनकी पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में एक सेल्स पर्सन की थी। इसके बाद उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा। उसके बाद उसने ब्रोकरेज फर्म हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटी में जॉब पर काम करना शुरू किया। उसने प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मानते हुए उसके साथ शेयर मार्केट में काम करने लगा। यहीं उसने शेयर मार्केट के सीक्रेट को समझा। साल 1984 में हर्षद ने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद उसने एक ब्रोकर के तौर पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली, तो यहीं से उसका स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर के तौर पर काम करना शुरू हुआ। आगे चलकर उसने स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर करके तौर पर काफी पैसा और नाम कमाया। आगे चलकर उसके ऊपर एक बड़े घोटालेबाज होने का आरोप लगा। उसके ऊपर लगभग 600 सिविल सूट फाइल हुए। इनसाइड ट्रेडिंग का भी आरोप लगा। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के छोटे एम्प्लॉय से कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेकर उसका इस्तेमाल करते हुए कंपनी के शेयर को अपने हिसाब से ऊपर या नीचे करना। हर्षद मेहता इस काम को काफी चालाकी से किया करता था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप बिना किसी ब्रेक के देख सकें। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में हर्षद मेहता ने ऐसा क्या किया कि वो एक सेलिब्रिटी बन गया। साल 1990 का दशक आते आते हर्षद मेहता ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्का जमा लिया। उसने एसीसी सीमेंट कंपनी के शेयर पर कुछ ऐसा काम किया कि कंपनी के जो शेयर 200 रुपए में बिकता था वो देखते ही देखते 9,000 रुपए में बिकने लगा।
कंपनी के तो जैसे भाग ही खुल गए और ऐसा वो दूसरी कंपनियों के शेयर के साथ भी करता था, जिसके चलते लोग उस पर भरोसा करने लगे। शेयर मार्केट में उसकी काफी इज्जत हो गई। उसने इससे काफी पैसा भी बनाया। बताया जाता है कि उसके 15,500 स्क्वायर फीट के सी फेस वाले पेंटा हाउस को लेकर काफी चर्चा हुई। महंगी गाड़ियां उसकी शौक हुआ करती थी। एक साधारण से ब्रोकर के लिए इतनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करना आसान नहीं था और लोगों के मन में शक भी पैदा हो रहा था। दूसरी तरफ मैगजीन के कवर पेज पर उसकी तस्वीर छप रही थी। एक समय वो भी था कि हर्षद मेहता जिस कंपनी के शेयर पर उंगली रख देता था उसके ही शेयर के भाव आसमान छूने लगते थे। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि शेयर मार्केट में इस कंपनी के शेयर पर पैसा लगाते थे, जिसका नाम हर्षद मेहता लेता था। आगे चलकर हर्षद मेहता अखबारों में कॉलम लिखने लगा और लोगों को यह सलाह देने लगा कि वो किस कंपनी में पैसा लगाएं ताकि उनको फायदा हो। लेकिन इसके पीछे उसकी चालाकी ये थी कि वो इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए जिस कंपनी के शेयर को वो ऊपर नीचे करता, उसी कंपनी के बारे में वो लिखता था। लोगों को भी उसी कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस दिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घोटाला किस तरह किया जाता था, तो चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। दरअसल साल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसके जरिए हर्षद मेहता के सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर्षद मेहता बैंकों से 15 दिन का लोन लेता और उसे पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देता। 15 दिन बाद वो पैसे को ब्याज समेत लौटा भी देता था। इस तरीके का काम वो कई बैंकों के साथ करता था, लेकिन कोई भी बैंक केवल 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता है। वो फर्जी BR का इस्तेमाल किया करता था। जब यह मामला लोगों के सामने आया तो बैंकों ने अपने पैसे उससे वापस मांगना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह घोटाला सामने आया तो हर्षद मेहता मीडिया ट्रायल में फंस गया। अदालत ने उसके मामले को बाद में डिसाइड किया, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने उसके मामले को एनालाइज करके लोगों के सामने रखा, उससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि गुड़ का बाप कोलू यही है, यानी उसे उस समय का सबसे बड़ा घोटालेबाज घोषित कर दिया गया। हर्षद मेहता की मौत के कई दशकों बाद उसकी वाइफ ज्योति मेहता ने अपनी बात सबके सामने रखी। हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया या नहीं किया, कोर्ट से इस बात का डिसीजन होने के पहले ही उसे लेकर मीडिया में जो खबरें चलाई गई, उसने हर्षद मेहता की इमेज को मिट्टी में मिला दिया। अब चलिए पूरे घटनाक्रम के इस पहलू को हम जरा डिटेल में समझते हैं। शेयर ट्रेडिंग के खेल में ब्रोकर का रोल काफी अहम होता है। एक अच्छा ब्रोकर वो होता है जो लीगल तरीके से अपने क्लाइंट को बेनिफिट पहुंचाने का एडवाइस देता है, बदले में वो अपना चार्ज लेता है। हर्षद मेहता हिंदुस्तान का पहला वो शख्स था जो शेयर ट्रेडिंग में कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। वो बाकायदा कंप्यूटराइज तरीके से अपने क्लाइंट को हैंडल करता था। वो लोगों को इतनी फैसिलिटीज देता था कि उसने अपना टेलीफोन एक्सचेंज लगवाया था कि वो अपने क्लाइंट को घर बैठे एडवाइस दे सके, लोग बिना रिंग में आए ही अपना काम कर सके। वो पहला व्यक्ति था जिसने ट्रेडिंग की फील्ड में अगर चार्टेड अकाउंटेंट को काम दिया तो MBBS को भी काम दिया। साल 1992-93 के दौरान हर्षद मेहता पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अपनी ट्रेडिंग और ब्रोकरेज के काम के लिए कम से कम 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन एक्चुअल में काकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर्षद मेहता ने जो कमाई की थी वो केवल 123 करोड़ रुपए की थी। जबकि इस मामले में एक सच्चाई यह भी है कि हर्षद मेहता ने अपने पास से 22 करोड़ रुपए दिए थे जो उसकी फैमिली को आज तक नहीं मिले। 22 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जर्नलिस्ट ने हर्षद मेहता के स्कैम पर न्यूज पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने ये फैक्ट मेंशन किया था कि हर्षद मेहता को जो पैसा SBI को देना था वो उन्होंने नहीं दिया। जबकि हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता और अश्विन मेहता का कहना है कि सच्चाई यह है कि आर्टिकल पब्लिश होने के 4 दिन पहले ही हर्षद मेहता ने SBI को सारे पैसे रिफंड कर दिए थे। MN गोकोरिया उस समय बैंक के अध्यक्ष थे। उन्होंने 23 अप्रैल 1992 को इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट कहा था कि सिक्योरिटी में कमी को लेकर जो भी छोटी मोटी चीजें थी वो तमाम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। रिकॉन्सिलिएशन में प्रॉब्लम थी जो कि सॉर्ट आउट हो चुकी थी। तब सवाल ये उठता है कि एक जर्नलिस्ट ने विदाउट कंफर्मेशन इतने बड़े अखबार में किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी बड़ी खबर कैसे पब्लिश कर दी। मनमोहन सिंह ने जब दिल्ली में मीटिंग पर बुलाया था उसमें हर्षद मेहता से बुलिंग सेंटिमेंट के साथ काम करने के लिए कहा गया था। हर्षद मेहता ने अपने कॉन्टेक्ट के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स के साथ भी इसी सेंटिमेंट को फॉलो किया, जिससे कि देश की इकोनॉमी को लाइफलाइन मिल सके, और उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया। हर्षद मेहता की ट्रेडिंग एडवाइस के जरिए बर्बाद हुए वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी को इग्नोर किया। कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो अभी भी कस्टोडियन के पास हैं, जिनमें हीरो होंडा, रिलायंस, कैस्ट्रॉल ऑयल, गुजरात अंबुजा सीमेंट, भारती टेलीकॉम, ITC, टाटा मोटर्स, ACC, अपोलो टायर्स एंड इंडस्ट्रीज, सीमेंट,
पॉन्ड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंपॉर्टेंट है। साल 1994 के बाद साल 2008 में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस की कंडीशन थी, तब भी हर्षद मेहता से कमाने वाले लोग अपने इन्वेस्टमेंट से 18 गुना कमाई करके बैठे होते हैं। साल 2021-22 में यह कमाई 82 गुना हो गई। हालांकि कुछ स्टॉक घाटे में भी रहे हैं, लेकिन फिर भी 82 टाइम्स प्रॉफिट कम नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हर्षद मेहता अब भी स्कैम सिंबल बनकर रह गए हैं। ज्योति मेहता और अश्विन मेहता ने कहा, उन्होंने SBI को पूरा कोऑपरेट किया। वो चाहते तो देश छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन वो अपने देश में ही रहकर जुडिशियल प्रक्रिया को फॉलो कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। उनके पासपोर्ट रद्द हो गए। वो रोज हाजिरी लगाने कोर्ट में जाते थे। वो कहीं बाहर नहीं जाते थे। उनको उम्मीद थी कि उनके देश का जुडिशियल प्रोसेस उनके साथ जस्टिस जरूर करेगा। लेकिन IT डिपार्टमेंट के मनु मानिक जी ने इन्फॉर्मर बनकर IT डिपार्टमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। बाइक्स भी इस बात को समझ रहे थे कि हर्षद मेहता का जो प्रिंसिपल था वो काफी स्ट्रांग था। उनका कहना था कि देश का पैसा देश में ही लगाइए और इसी से पैसा बनाइए। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर्षद मेहता ने जिस तरीके से शेयर ट्रेडिंग की फील्ड में काम किया, उसके बताए तरीके का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया है। उन्होंने जितना कैपिटल लगाया था उसका कई गुना पैसा कमाया भी है। इतना ही नहीं, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने हर्षद मेहता की वजह से अपने वारे न्यारे किए हैं। हर्षद मेहता के मामले में पब्लिक को जो भी इंफॉर्मेशन मिली, पब्लिक ने उस पर ध्यान दिया। यही वजह है कि हर्षद मेहता की पूरी इमेज नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे की गई। इसमें पहला ओपिनियन मीडिया हाउसेस का था, दूसरा जर्नलिस्ट का था और तीसरा मूवी के जरिए लोगों को इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन हर्षद मेहता की फैमिली ने जो झेला, उसके मुंह से उसकी सच्चाई को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके उल्टे मीडिया ट्रायल की वजह से जहां एक तरफ पब्लिक में उनकी इमेज खराब हुई, वहीं एजेंसियों ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हर्षद मेहता और उसके फैमिली के तमाम एसेट्स को कंपाइल किया गया और उनको एक साथ अटैच कर दिया गया। लाइफ की सारी लग्जरी को छीन लिया गया और एक नॉर्मल इंसान की तरह छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी फैमिली के हालात नॉर्मल नहीं थे। हर्षद मेहता जेल में थे। यहाँ तक कि हर्षद मेहता के कजन जो डॉक्टर थे, उनका भी अकाउंट और पैसा सीज कर दिया गया। उनको अपने किडनी के ऑपरेशन के लिए पैसों की आवश्यकता थी, वो भी उन्हें नहीं दिए गए। हर्षद मेहता की मां रसीला मेहता के पास इस स्कैम के सामने आने के पहले से ही हीरो मोटोकॉर्प के हीरो होंडा कुछ शेयर थे, उन्हें भी सीज कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए भी उनका ये पैसा रिलीज नहीं किया गया। उस समय उनको भी काफी हैरेसमेंट झेलना पड़ा। 26/4/2020 को उन्होंने दुनिया छोड़ दी। ज्योति मेहता का यह भी कहना है कि हर्षद मेहता के स्कैम के ऊपर स्कैम 1992 नाम से जो वेब सीरीज बनाई गई, उसके अलावा बिग बुल जैसी फिल्म बनाई गई, इन तमाम चीजों के लिए उनकी कंसर्न नहीं ली गई और उनकी मर्जी के बिना ही इसे बनाकर रिलीज किया गया। ज्योति मेहता ने तो यहाँ तक कहा कि बॉलीवुड के स्टार अनिल कपूर ने इनसे संपर्क किया और हर्षद मेहता के स्कैम और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ये कहकर कि वो उनके ऊपर एक पॉजिटिव मूवी बनाना चाहते हैं। जो बातें दुनिया के सामने नहीं आई हैं, उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लगभग 1 महीने तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। हालांकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड में शांति से रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर तमाशा बने, इसलिए वो शांत हो गई। उस पत्रकार को लेकर के अब उनकी शिकायत है कि उस पत्रकार ने अपना नाम, चेहरा और पत्रकारिता को चमकाने के लिए बिना फैक्ट को चेक किए रिपोर्ट को पब्लिश किया। अब जान लेते हैं कि इस सिस्टम ने हर्षद मेहता की लाइफ के आखिरी टाइम पीरियड में उनके साथ क्या व्यवहार किया। ये घटना 18 दिसंबर साल 2001 की है। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की ठाणे जेल से एक खबर आई कि एक व्यक्ति जो बीते 54 दिनों से पुलिस की कस्टडी में था, अचानक हार्ट अटैक के चलते उसकी मौत हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इस व्यक्ति की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। उसकी उम्र केवल 47 साल थी। आगे चलकर इस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स ने जेल अथॉरिटी पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्होंने समय पर इस व्यक्ति की तबीयत पर ध्यान नहीं दिया। उसकी मौत से 4 घंटे पहले से ही उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने की बजाय बात को टाला जा रहा था। इस व्यक्ति का एक भाई सुधीर इसके साथ ही जेल में बंद था, मगर दोनों भाइयों को आपस में मिलने देना तो दूर, एक दूसरे को देखने भी नहीं दिया जाता था। बताया जाता है कि पेन होने की कंडीशन में किसी तरीके से इसने अपने भाई के पास एक मैसेज कन्वे कर दिया कि मुझे दर्द हो रहा है, कुछ करो। जेल अथॉरिटी को इस बारे में सूचना दी गई, मगर उनकी तरफ से कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। फाइनली इस व्यक्ति ने जेल अथॉरिटी से सॉब्रिट्रेट की मांग की, जिससे कि वो कुछ समय तक और सर्वाइव कर सके। लगभग रात के 11 बजे जेल अथॉरिटी ने इस व्यक्ति को ठाणे जेल से अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकाला, मगर इस क्रिटिकल कंडीशन में भी उसे कोई वाहन नहीं दिया गया, बल्कि उसे पैदल ही चलाकर अस्पताल तक ले जाने लगे। लगभग 10 मिनट बाद ही हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। हर्षद मेहता के PM बारे में उसकी फैमिली को भी नहीं बताया गया।
न ही उनकी कोई रिपोर्ट दी गई। इसे लेकर फैमिली को कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना था, पर यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने बाकी की कसर पूरी कर दी। उनका कहना था कि आप कोई भी कंप्लेन कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। जेल अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी प्रूफ नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है, क्या उस समय हर्षद मेहता की फैमिली को कोई एक्शन लेना था? जेल अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए या नहीं? इस मामले का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हर्षद मेहता के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे उनमें से 30% कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाए। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है कि क्या इस पूरे स्कैम में हर्षद मेहता अकेले दोषी थे? उनके साथ कोई नेता, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं था? क्या हमारे देश की सिस्टम ने सचमुच उनके और उनकी फैमिली के साथ न्याय किया? तो इस तरह हर्षद मेहता की लाइफ का लास्ट चैप्टर खत्म हो गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस स्टोरी के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। वीडियो की जानकारी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।